चलो, कल इलेक्शन कमीशन पढ़ रहे थे, चुनाव आयोग। शायद आधा पढ़ लिया था, आधा रह गया था, है ना। इलेक्शन कमीशन कब आया था अस्तित्व में? 25 जनवरी 1950। ये संवैधानिक है या सांविधिक है? ये संवैधानिक है या सांविधिक? क्या होता है सांविधिक? जिसके लिए संसद कानून बनाती है ना, उसे कहते हैं विधि, कानून। और संवैधानिक का मतलब जिसका जिक्र उस किताब में आया। किस किताब में? संविधान में। तो क्या तुम्हारे संविधान में इलेक्शन कमीशन का जिक्र आया? तो तुम कहोगे ये संवैधानिक है या सांविधिक है। इसके जो मेंबर है ना, वो विधि से बनाए हैं आपने, लेकिन ये है संवैधानिक। संवैधानिक किस आर्टिकल में है ये? 324। जहां आर्टिकल आ गया तो कॉमन सेंस है, ये संवैधानिक होगा ही होगा। ये स्टार्टिंग में एक सदस्य था और इसका पहला आदमी भी आप जानते हैं, सुकुमार सेन। इसके बाद आए थे कल्याण सुंदरम। दोनों ने 8-8 साल प्लस का टाइम बिताया, है ना। कल्याण सुंदरम ये 1950 से कब तक रहे? 58 तक, और फिर वो 58 से 67 तक। तो दोनों का टाइम पीरियड लंबे टाइम पीरियड में गिना जाता है। लेकिन आज अगर कोई बनेगा ना, तो वो 6 साल से ऊपर नहीं जाएगा या 65 साल। अब कोई IAS या IRS या IFS टाइप के लोग जो अखिल भारतीय सेवाओं के होते हैं, इन्हीं लोगों की नियुक्ति की जाती है। किस कमीशन में? इलेक्शन कमीशन। 1989 में जब 61वां संविधान संशोधन किया गया और मताधिकार की आयु 21 से 18 कर दी गई, तो अचानक से भीड़ आ गई कि भाई हम भी इलेक्शन कमीशन के उसमें अपना नाम लिखवाएंगे। तो कहा कि इसके सदस्य बढ़ा दो, और पहले सिर्फ एक था, 3 कर दिए, 2 नए बना दिए जिनका नाम भी दे दिया अक्टूबर में। लेकिन फिर जनवरी में बोले कि देश पे भार ज्यादा है, क्यों इनकी तनख्वाह फालतू में देनी, हटा दो। उनमें से एक आदमी, धनोबा नाम था ना उनका सरनेम, उन्होंने केस कर दिया। केस में क्या निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि यहाँ पे कोई भी अगर मेंबर बढ़ाना या घटाना है तो राष्ट्रपति की शक्ति है। और फिर राष्ट्रपति को खुद ही फील हुआ होगा कि हाँ यार, मुझे मेंबर बढ़ाने चाहिए, काम ज्यादा है। इसीलिए 1993 में उन्होंने इसके सदस्य वापस से कितने कर दिए? 3। और TN सेशन उस टाइम चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। तब से आज तक ये मेंबर कितने चल रहे हैं? 3। इन 3 में 1, 2, 3 हमेशा नई एंट्री 3 की होती है, फिर वो 2 बनता है, फिर वो 1 बनता है। अभी 1 पे कौन बैठा है? सुशील चंद्रा। अभी 3 पे कौन है? और सेकंड नंबर पर राजीव। यानी 3 में से इसको आप कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन्हें आप कहते हैं अदर, या हिंदी में कहते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। ये है मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य की पावर इतनी है कि मुख्य को अगर हटाना हो तो इसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया जैसी प्रक्रिया, और उसकी प्रक्रिया थी महाभियोग जैसी, यानी एक बड़ा प्रोसेस है। इसके जज को हटाने जैसी प्रोसेस चलाएंगे तब ये हटेगा। तो CEC हटाने का मतलब है संसद, लोकसभा, राज्यसभा, फिर 2 तिहाई, बड़ा प्रोसेस है। लेकिन अगर इनको हटाना हो तो कुछ नहीं करना, इसको राष्ट्रपति को कहना है सर ये मेरी नहीं सुनते, मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलते, और राष्ट्रपति हटा देगा। तो इससे दिखता है कि असली पावर किसके हाथ में है? CEC को अनपढ़ आदमी नहीं बनता, बड़े रैंक के लोग बनते हैं। इनको बनाता है राष्ट्रपति। लेकिन आप सब जानते हैं राष्ट्रपति हमेशा किसकी बात मानता है? PM प्लस मंत्री परिषद की। इनका बहुत बड़ा जिम्मा है। ये मतदाता की सूची बनाते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि इलेक्शन की डेट कब होगी, कितने चरण में होगा, कहाँ होगा, सारा खर्चा सब कुछ ये देखते हैं। इनको बस इतना कहा गया कि आपको हेल्प मिल जाएगी, और आपको वो हेल्प कौन देगा? जिस राज्य में इलेक्शन होंगे वहां की स्टेट देगी, मशीनरी मुहैया कराएगी, स्कूल की बिल्डिंग देगी, अपने टीचर्स बताएगी, अपने पुलिस वाले। देखा ना, सबकी ड्यूटी आती है। तो ये सब हेल्प वो अपने घर से थोड़ी लाएंगे, वो कहाँ से पकड़ के लाएंगे, वो कहाँ से टीचर्स को पकड़ेंगे? तो जिस राज्य में इलेक्शन है वो हेल्प करेगा, ये लिखित में है। और वो हेल्प करना राज्य की जिम्मेदारी, जितना इनका मशीनरी चाहिए, इनको सिस्टम चाहिए, आवाजाही के सब सरकार देगी, ये लिखित में है। इनका मेन काम है इलेक्शन कंडक्ट कराना।
इनके हाथ में इतनी पावर है कि जो भी पार्टी है इसकी मान्यता होती है। दो तरह की मान्यता होती है मेन, एक होती है नेशनल लेवल की और एक होती है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल की पार्टी ही नेशनल तक पहुंच पाती हैं, डायरेक्ट नेशनल बनना मुश्किल है। 3 कंडीशन कल हमने बात की थी, 6% वैलिड वोट्स का मिल जाए और इसके साथ सीट्स मिल जाएं। सेकंड 2% यानी कितनी सीट मिल जाएं, 11 अलग अलग राज्यों में, या 4 स्टेट्स में स्टेट लेवल का दर्जा मिल जाए। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी हम जानते हैं ममता बनर्जी की, इनको बंगाल के अलावा मेघालय, कहाँ अरुणाचल, मेघालय और त्रिपुरा में इनको राज्य स्तर का दर्जा मिला, तो आसानी से बन गई। और इसीलिए आप देखो जो ये आम आदमी पार्टी है ना, ये हर साल कोशिश करती है, हर बार जब भी पंजाब में इलेक्शन हो, हरियाणा में देखा है ना, इसके हाथ पर चलते हैं कि मैं किसी तरह स्टेट लेवल की अगर बन जाती है आप पार्टी, तो इसको बहुत बड़े फायदे होंगे। एक तो इनको हर इलाके में जमीन ये फ्री की मिलती है, इनकी आय पे कोई पूछ नहीं सकता। तीसरा, इनको टीवी और रेडियो पर फ्री में कैंपेन करने का मौका मिलता है। तो बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए हर पार्टी चाहती है कि मैं किस लेवल की बन जाऊं, नेशनल। क्या कोई पार्टी नेशनल से स्टेट पे भी लाई जा सकती है? ये जो है ना बिहार वाले, क्या नाम है इनका, जो पहले थे राबड़ी देवी के पति, लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव की पार्टी नेशनल लेवल की थी, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। आरजेडी पहले नेशनल लेवल की थी, नीचे घटा के इसको क्या बना दिया, स्टेट लेवल। यानी ये सब हाथ में है, किसके हाथ में? इलेक्शन कमीशन। ये जो तुम देखते हो ना, जितने इनके सिंबल हैं, कोई चप्पल, कोई झाड़ू, कोई जग, कोई मटका, कोई पक्षी, या कोई पंजे का निशान, या कोई कमल का फूल, इनको आप कहते हैं पार्टी के सिंबल। ये सिंबल भी कौन देता है? इलेक्शन कमीशन। आप अपने ऑप्शंस रख सकते हैं, सर ये 3 हैं, इनमें से आप हमें बना दीजिएगा, मर्जी उनकी चलेगी। यानी इलेक्शन कमिश्नर डिसाइड करता है किस पार्टी को क्या चिन्ह दिया जाएगा, ये उसकी अपनी पार्टी की मर्जी नहीं है। तो चिन्ह प्रदान करना भी किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का। कल हमने आधा पढ़ लिया था, आधा रह गया था, उसको पूरा करते हैं। पेज बता दो, कोई पूछ रहा था कुछ? हाँ बोलो। हाँ, चिन्ह के लिए, चिन्ह के कोई पैसे नहीं होते, पर तुम चुनाव लड़ोगे कैसे? नहीं, मैं मतलब एक कॉमन है, जैसे इसके मन में आया, ये किसी के भी मन में आ सकता है। एक बार मैंने पता नहीं कहाँ पानीपत का कोई अखबार देखा था, उस अखबार के पीछे क्या था, वो बड़ी हंसी का वो था, किसी आम तुम्हारे जैसे किसी बच्चे के मन में आया कि चुनाव लड़ा जाए, तो उसने क्या किया, वो अखबार निकालता था और वो एजुकेशनल अखबार थे। पानीपत के कोचिंग सेंटर तब नया नया था, तो लास्ट के पन्ने पे शुरू में उसने सारी जानकारी दी। उसने कहा कि हमारा ये अखबार आप लगवा दो, आपके यहाँ बिक जाएगा, 10-10 रुपए का था। तो हमने कहा ठीक है भाई, रख दे, अगर बच्चों को लगा सेंसिबल है तो ले लेंगे। उसके पीछे क्या लिखा था कि मैं इस बार के इलेक्शन में खड़ा होऊंगा और मेरा चुनाव चिन्ह, पता नहीं क्या साइकिल क्या बनाई, और मैं सिर्फ उसको अपनी पार्टी में लूंगा जो अपनी चुनावी रैली साइकिल पे करेगा। कोई आया ही नहीं कहने के भाई मुझे भी ले लो। तो आप ये सोचो कि ये बहुत छोटा खेल है, बहुत बड़ा खेल है, इसमें कोई आम तुम हम जैसे लोग नहीं आ सकते। ये पहली चीज तो है, इनकी पहुंच बहुत बहुत गलत तरीकों तक होती है। क्राइम की दुनिया में 99% लोग हैं जो पॉलिटिशियन बन जाते हैं। आप देख लो खुद उठा के, जिनके पीछे गड़बड़ वाले लोग होते हैं ना, कोई 1% लोग भी बहुत बहुत कम है जो कि सच में शरीफ हैं और सच में जिसको नेता कहा जाए वैसा काम करते हो। नहीं तो आप उठा के पढ़ो, सबका बैकग्राउंड ऐसा है जिन्होंने दबदबा बनाया डर का, भय का, जिन्होंने एक होता है ना तानाशाही टाइप का, भाई मेरे एरिया में मेरे खिलाफ कोई नहीं जाएगा, जिनके ऊपर बहुत सारे मामले हैं क्राइम के और इस तरह के, वही लोग राजनीति में आते हैं। इंडिया तो खास फेमस है, इंडिया की पॉलिटिक्स तो है ही बहुत बहुत खराब, डर्टी पॉलिटिक्स। 9th क्लास में लिखी हैं ये बातें कि जो जो खेल खेले जाते हैं, ये तो नहीं लिखा इंडिया में, लेकिन जो जो चीजें दिखी है ना, भाई ऐसा 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 ये डर्टी, तो हम उसका जीता जागता उदाहरण है। हमारे देश में इतना घटियापन है लोकतंत्र के नाम पे कि सारी चीजें जो नेगेटिव हो सकती है ना, वो सब है यहाँ डेमोक्रेसी में। अच्छा ही नहीं है, नेगेटिव सारी बातें। तो बड़ा मुश्किल मुद्दा है कि आम आदमी कहाँ उठ पाता है, और उठ भी जाए तो आज तक कितने लोग जीत गए जो सच में आम थे और उन्होंने दिखाया कि हाँ हम जीत गए। कौन सा पेज था? 233 पर। अच्छा, ये सुनील अरोड़ा सुशील चंद्र लास्ट किया होगा ना। पेज 233 पे आ जाओ। आयोग के काम और शक्तियां, काम भी कर लिया था क्या? मैंने समझा दिया था और बताया था कि परिसीमन आयोग किस पॉपुलेशन का ध्यान रखता है। देखो, 2 बातें बताई थी कल।
1971 की जनसंख्या के आधार पर आपकी 543 सीट है। इसमें 80 भी हैं, 40 भी हैं, 42 भी हैं, 39 भी हैं, 48, पता है ना ये बातें। और आपकी 2001 की जनगणना के आधार पर एरिया का डिवीजन है। एरिया के डिवीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एरिया के डिवीजन में क्या करते हैं, मान लीजिए ऐसे बांट रखे थे, ये गांव कभी इसमें था ए में, अब परिसीमन के बाद ये बी में आ गया, फर्क क्या पड़ा। इस टोटल की सीट अगर 90 थी तो आज भी 90 ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई गांव पहले चरखी दादरी में था या आज भिवानी में है, या कोई पहले पलवल इसमें था पंचकुला में, अब उसको हम लोग अंबाला में गए, क्या फर्क पड़ता है। टोपरा कभी अंबाला में था, आज यमुनानगर में, आपकी सीट थोड़ी बदली, ना यूपी की सीट बदली, ना बिहार की, ना किसी की नहीं बदली। तो एरिया का डिवीजन करने से आपकी सीटों पे प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आप एरिया का डिवीजन कौन सी जनगणना के आधार पर कर देते हैं, और सीटों का डिवीजन अपने 1971। वैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था कि हर 10 साल में आप एक आयोग ले आए, जिसको नाम क्या दिया गया था, परिसीमन। ये सीमा डिसाइड करता था, और इस परिसीमन आयोग ने कुछ साल काम भी किया। ये सबसे पहले आया था 1952 में, फिर ये आया 2002 में लास्ट, बीच में 3-3 के आंकड़े हैं, 1963 और 1973, ये 2 के, ये 3 के, ये चौथा था, इसके बाद आज तक नहीं आया, और इसलिए 2001 की जनगणना को लास्ट परिसीमन की जनगणना माना जाता है। डिलिमिटेशन काम क्या करता है, समझ में आया, कौन से गांव, कौन सा जिला, किस मंडल में किस में जाएगा, बस ये काम, फर्क नहीं पड़ता, इससे सीट बराबर रहती है। चलो पढ़ेंगे इसको। आयोग के काम और शक्तियां, चुनाव तिथियों का निर्धारण पढ़ लिया था ना। इससे अगला पॉइंट है निर्वाचन चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन, डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो एमएलए होते हैं, और फिर बड़ी बड़ी होती है तो एमपी बनते हैं। एक एमपी के नीचे 7 से 10 एमएलए आ जाते हैं नॉर्मली, कहीं ज्यादा कहीं कम हो सकते हैं। अगला पॉइंट देखो, चुनाव आयोग का सबसे पहला काम, ये टिक कर लो, सबसे पहला काम है चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, यानी डीलिमिटेशन करना। भाई कौन से गांव के लोग किस जिले में गिने जाएंगे, किस राज्य में गिने जाएंगे। कितनी बार आया परिसीमन आयोग, 4 बार। डीलिमिटेशन बोलते हैं इसको, परिसीमन, सीमांकित करना। नेक्स्ट टिक करना, संसद ने परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 पारित किया। इसमें प्रावधान है कि, टिक कर लो, 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किया जाना चाहिए। संसद द्वारा अब तक, अंडरलाइन करना, 1952, 1963, 73, 2002 में 4 परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका। इनका गठन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अकॉर्डिंग ना करके अपने अकॉर्डिंग करते हैं संसद। यहाँ लिख लो, जहाँ लिखा है 2002, यहाँ लिखो जस्टिस कुलदीप सिंह, लास्ट का याद रखना बस, जस्टिस कुलदीप सिंह। जस्टिस से तुम क्या समझे, ये कौन रहे होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहे होंगे, इसलिए बना दिया। तो 2002 में, तो अब तक कितने परिसीमन आयोग आए हैं, 4। किसकी जिम्मेदारी है परिसीमन आयोग को लाना, चुनाव आयोग की। पहला कब आया था, 52, अंतिम आया 2002, बीच में 63, 73, 71 की जनगणना के बाद वो किसी लिए दिए, क्योंकि उसके बाद सीट ही नहीं बढ़ानी, फिर 2002 में आया परिसीमन 2001 के बेसिस पर। नीचे राज्य निर्वाचन आयोग है, पहला पॉइंट टिक कर लो। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। क्या काम करता होगा राज्य का इलेक्शन कमीशन, पंचायत नगर निगम। इसका वर्णन संविधान के भाग 9 के बाद 9 के अनुच्छेद 243 के में किया गया। 2 पॉइंट छोड़ दो, लास्ट पॉइंट टिक करना। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य मतदाता सूची तैयार करना और पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिका संस्थाओं के चुनाव करवाना है। राज्य निर्वाचन आयोग किस लेवल पे काम करता है, देश या राज्य? इसका काम कौन से इलेक्शन कराना, पंचायती, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, बस इस लेवल के। अगले पेज पे पहला पॉइंट छोड़ दो, पुरानी बात है। राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश का एक स्वतंत्र, अंडरलाइन कर लो, प्रदेश का स्वतंत्र स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक किस बेस पे कह रहे हैं, क्योंकि इसके लिए आर्टिकल है, भाग है और आर्टिकल है, जिसके आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। सीईसी की नियुक्ति किसने की थी, राष्ट्रपति। तो सोचो राज्य के इलेक्शन कमिश्नर की कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। अगला टिक कर लो, 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा उसे संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। इसमें उन्होंने एक पेज नहीं लिखा जो मैंने उनके पास भेजा था, तुम्हें लिखना पड़ेगा। इसमें कहीं भी लिख लो, लिखो
नेशनल पार्टी बनने की शर्तें, नेशनल पार्टी बनने की शर्तें, फटाफट से लिखना 4 पॉइंट्स में, कहीं भी लिख लो जहां तुम पढ़ पाओ, नीचे ऊपर, बहुत शॉर्ट में लिखवा दूंगी चारों। इसमें लिखो नेशनल पार्टी बनने की शर्तों में पहली लिखो, चुनाव में कुल वैलिड वोट्स का, टोटल वैलिड वोट्स का या कुल वैध मतों का 6% और इसी में लिखना और लोकसभा की 4 सीटें, ठीक है। ये पहली कंडीशन है। क्या कर लिया उसने, किसी पार्टी ने, कितने वोट मिल गए हो, टोटल वैलिड वोट, क्योंकि कुछ तो इनवैलिड भी होते हैं, कई लाख इनवैलिड, टोटल वैलिड वोट का कितना परसेंट मिले, 6, प्लस इसके अलावा क्या मिले, 4 सीटें। कहाँ की हो ये, लोकसभा, भाई जनता ने भेजा, ठीक है। अब इसमें आपको 4 सीटें तो मिल गई, पर क्या नहीं मिल पाया, 6%। दोनों में है, तुमने यहाँ बीच में क्या लिखा, तथा लिखा ना, क्या लिखा, और मतलब इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला, और मतलब इंग्लिश में तो 2 में से 1, दोनों बातें होनी चाहिए। क्या क्या, 6% वैलिड वोट प्लस 4 सीटें लोकसभा की। अगर किसी को 6% मिल गई, 4 नहीं मिली, तो क्या बन पाएगी वो, नहीं। किसी को 4 मिल गई, 6 नहीं मिली, तब भी नहीं बनेगी, दोनों। अगला पॉइंट लिखो या, अब या कि भाई दूसरी कंडीशन, ये नहीं पूरी हुई किसी से, दूसरी कंडीशन, लोकसभा की टोटल सीट्स का 2%, लोकसभा की टोटल सीट्स, तो टोटल आपको पता है ये 543, टोटल सीट्स का 2%, कितनी सीट लगभग निकलेंगी, 11, ये लिख लो, लगभग 11 सीट, 11-12 सीट मिल गई तो आप बन सकते हैं, ठीक है। और इसमें लिख लो, ये सीट मिलनी चाहिए, एक राज्य में मिल जाए क्या, अब यूपी में 80 सीट है, यूपी से ही 11 उठा लें तो बन जाएगी पार्टी, नहीं, ये कम से कम कितने राज्यों में, 3, अगर 2% सीटें तो 3 में, और अगर 6% के साथ है तो 4 में। यहाँ लिख लो कम से कम 3 राज्यों में, एक से नहीं मिलेंगी, एक वाली तो फिर कोई हरियाणा की ले लेगा 3 सीट 10 में से और कहेगा मैं तो बन गया नेशनल। 2% टोटल सीट्स और कम से कम कितने राज्यों में, 3, 2% सीट 3 राज्यों से। अगर ये भी ना हो तो लिख लो या तीसरी कंडीशन, कम से कम 4 राज्यों में राज्य दल का दर्जा प्राप्त हो, कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तर के दल का दर्जा प्राप्त हो। ये दर्जा कौन देता है, ये दर्जे कौन देता है, इलेक्शन कमीशन, राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त हो। ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए। क्या एग्जाम्पल दोगे 4 से बनने वाली का, टीएमसी लिख लो यहाँ, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस वो बेस्ट एग्जाम्पल है। तो तीनों कंडीशन याद रखनी है। पहली कंडीशन क्या है, वैलिड का कितना परसेंट, 6%, उसके साथ प्लस क्या, 4 सीटें, कहाँ की, लोकसभा की, और उसके बाद क्या है, 2% सीटें यानी 11 सीटें, लेकिन एक की नहीं, 3 राज्यों में या 4 राज्यों में स्टेट लेवल की पार्टी, ये इलेक्शन कमीशन देगा, ठीक है। इसके बाद अच्छा यहीं पे लिख लो राज्य दल बनने की शर्तें, अब स्टेट लेवल का भी तो बनना पड़ेगा ना, तो राज्य दल बनने की शर्तें, इसमें फटाफट से करना। जैसे स्टेट लेवल की पार्टी, हर पार्टी स्टेट लेवल की नहीं होती। पहला पॉइंट लिखो, वैध मतों का 8% प्राप्त करे, वैलिड वोट्स का 8%, वैलिड वोट का, वैध मतों का 8%। कहां से निकालेंगे ये वैध मत, लोकसभा की बात ही नहीं करेंगे, ये तो राज्य स्तर की है। इसका मतलब विधानसभा में जितने वोट पड़ेंगे उसका 8% आपको मिला, तो मतलब आप उस स्टेट लेवल की पार्टी बन गए। यहाँ लिख लो विधानसभा की, ये लोकसभा की बात नहीं कर रहे, क्योंकि राज्य स्तर पे लोकसभा की बात थोड़ी करेंगे, वो तो देश में करेंगे। दूसरा पॉइंट लिखो, विधानसभा की कुल सीट्स का 3%, विधानसभा की कुल सीट्स का 3%, या 3 सीट, ये 3 सीट क्यों लिखा, 3% क्यों नहीं लिखा। सिक्किम में कितनी सीट्स हैं, नहीं ये लोकसभा की बात नहीं हो रही, ये राज्यसभा की, ये इसकी बात हो रही है विधानसभा की। सिक्किम की विधानसभा में सबसे कम सीटें हैं
कितनी है? 32 सीट है। पौंडीचेरी में इससे भी कम है, लेकिन वो यूटी है, वहाँ 30 है। इस 32 का कितना परसेंट कह रहे हो मिल जाए? 3%। 3% 32 का, अगर मान लीजिए ये कितना निकलेगा? कितनी सीट निकली है? जितनी निकली वो 3 से कम है भाई। अगर हम 30 का 3% निकालें, इन्होंने कहा जो बहुत छोटी सीट हो ना, सुन लो, जो बहुत छोटी सीट हो वहां इस परसेंट पे मत जाना, वरना 1 निकलेगी, 1 या 2, तो फिर कैसे करोगे? या 1 से भी कम। तो कह दिया जो बहुत छोटे राज्य है ना, वहां 3% की कंडीशन ना देख के कम से कम कितनी सीट्स मिल जाए? 3, क्योंकि आपके यहाँ 32, 40 भी तो हैं, तो वहां का अगर 3% निकालेंगे तो 1, 2 निकलेगा। अब 30 का या 32 का आप निकालो तो कुछ निकलेगा ही नहीं, तो फिर कैसे बनाएंगे? तो कह दिया वहां 3% वाली कंडीशन ना करके कितनी सीट देख लेना। अब मान लीजिए यूपी की बात करें, कितनी सीट्स हैं? 403, इसका निकाल दो 3%, बहुत बढ़िया निकलेगा। उतनी अगर आपको मिल गई सीटें तो फिर आप बन गए स्टेट लेवल के। लेकिन 32 का 3% की सीट जब एक भी नहीं निकली या 1 निकली या पॉइंट में निकली, तो कह दिया परसेंटेज मत देखना, कितनी सीट मिलनी चाहिए? 3 सीट। ये सब विधानसभा की बात है, क्योंकि ये राज्य स्तर की पार्टी है, लोकसभा मत याद करना इसमें। लिखो सेकेंड पॉइंट, क्या लिखा तुमने? वैध मतों का 8%। सेकेंड पॉइंट लिखा तुमने विधानसभा की कुल सीट्स का 3% या 3 सीट्स मिली हो। लिख लो, अगर राज्य छोटा हो, विधानसभा की कुल सीट्स का 3% या 3 सीट मिली हो अगर राज्य छोटा हो। एग्जाम्पल सिक्किम लिख लो, सबसे आसान है, 32 सीट का 3%, कुछ निकलेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, तीसरा और लास्ट पॉइंट, 6% वोट मिले हों। 6% वोट। अभी कितने वोट कह रहे थे? पहला पॉइंट कितने परसेंट का था? 8%। 6% के साथ एक और शर्त भी है, लिखो 6% वोट प्लस लोकसभा की, अब लोकसभा की बात कर रहा है, विधानसभा की नहीं, लिख लो पहले फिर बता दूंगी। प्लस लोकसभा की प्रत्येक 25 सीट पर, लोकसभा की प्रत्येक 25 सीट पर 1 सीट प्राप्त करने पर, लोकसभा की प्रत्येक 25 सीट पर 1 सीट प्राप्त करने पर। अब बोर्ड पे देखो क्या कहा इसने। सबसे पहली कंडीशन, कितनी वोट मिल गई हो? किसका वोट हो ये? जो किस चीज की पड़ेंगी? एमएलए की, क्योंकि ये राज्य स्तर की पार्टी है। पहली कंडीशन, देश में कितने परसेंट वैलिड वोट चाहिए थे? 6%। 6 के साथ एक और बात भी थी ना, यहां भी है वो बात। दूसरी कंडीशन क्या बताई? या तो 3% सीट ले लो या 3 सीट। अगर राज्य बहुत छोटा है तो 3 सीट मिली है तो आप स्टेट लेवल के बन गए। तीसरी कंडीशन कहता है वो कितने परसेंट? 6%। अब ये फिर कह रहा है एमएलए का, तो फिर पहली में क्या अंतर? इसमें कह दिया अगर आपको 6% वैलिड वोट्स का मिला, मान लीजिए 8 नहीं मिला, तो उसके साथ एक कंडीशन और है कि आपको लोकसभा की 25 सीट्स पर 1 सीट आपको मिली हो। ऐसा कैसे निकालें जी? मान लीजिए यूपी है, कितनी सीट है उनकी लोकसभा की? 80। अगर 25, 25, 25 करें तो कितनी सीट मिल गई हो? 3 सीट। अगर आपके पास वैलिड वोट्स का 6% है और 3 सीटें यूपी में, तो आप फिर कौन से लेवल की बन गए? स्टेट लेवल की। ये स्टेट की कंडीशन है। जो आप पहले पढ़ रहे थे वो देश की। देश की कंडीशन में क्या था? लोकसभा के इलेक्शन में या तो आपको 2% सीट मिली हो, कितनी थी वो? 11, पहला। और ये कितने स्टेट्स में मिली हो? 3 राज्य में। अगर ये नहीं पूरी होती तो आपको 6% वैलिड वोट्स मिली हो प्लस 4 सीट्स मिली हो। यही था ना, प्लस था वैलिड वोट्स अगर कम है तो। और तीसरा था आपको 4 राज्यों में स्टेट लेवल का पार्टी का, भाई स्टेट लेवल की पार्टी है, इसका दर्जा हो। अब क्वेश्चन, स्टेट लेवल की पार्टी कैसे बनेगी? तो स्टेट लेवल की पार्टी बनने का ये तरीका, या तो आप 8% टोटल वोट्स, एमएलए का मतलब वोट्स, यहाँ पर एमएलए की सीट की वोट्स, जो वैलिड वोट्स है ना, किसकी पड़ी है ये वोट्स? एमएलए के लिए। तो आप कहते हैं विधानसभा की टोटल वोट जितनी गिरी उसका कितना परसेंट आपको मिल जाए? 8%। मान लीजिए नहीं मिला, कोई 7% पे अटक गया, तो 6% अगर आप पूरा करते हैं तो कितनी सीट पर 1 सीट? 25 सीट पर 1 सीट लोकसभा की आपके हिस्से आई हो। ये बहुत टफ होता है, इतना आसान नहीं 25 में से 1 सीट ले लेना। या फिर और वो भी कंडीशन नहीं है तो टोटल सीट्स का कितना परसेंट आपका हो? 3%। मान लीजिए 100 सीट है कहीं की एमएलए की,
तो इसका कितना, इसकी 3% अगर निकालेंगे तो 3 सीट। अगर मान लीजिए कहीं 90 है तो 3% कम निकलेगा ना, तो कहेंगे फिर 90 3 वाला मत देखना, फिर कितनी सीट कम से कम चाहिए, मिनिमम 3 सीट। छोटे राज्यों के लिए कहते हैं तुम डिजिट देखो, बड़े राज्य प्रतिशतता देख लो। अगर आप ये कंडीशन पूरी करते हैं तो आप क्या बन सकते हैं, स्टेट लेवल। और अगर आप 4 जगह स्टेट का दर्जा मिल गया तो आप क्या बन जाएंगे, नेशनल लेवल पे। आ गया सबको समझ में? ये तीनों कंडीशंस हमने पढ़ ली। इसके बाद अगले टॉपिक पे आ जाओ, बस यही इसका काम का था। वीएस रमा देवी का नाम तो मैंने बता ही दिया था। तृणमूल कांग्रेस किन राज्यों में जीत गई थी, बंगाल में, अरुणाचल में, मेघालय में और त्रिपुरा। क्या फायदा नेशनल पार्टी बनने का, सिंबल, जमीन फ्री, रेडियो टीवी फ्री, टैक्स नहीं लगेगा, आपकी आय का कोई लेखा जोखा नहीं रखना। चलो अब अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, ये सारा हमारा कंप्लीट हुआ। तो इलेक्शन कंडक्ट कराने का सारा काम किसका है, इलेक्शन कमीशन का। क्या इलेक्शन की ड्यूटी में मना किया जा सकता है? नहीं। जब नई नई ज्वाइनिंग हुई ना मेरी, मुझे ध्यान है 2000 स्टार्टिंग की बात थी, 4 के कौन से इलेक्शन थे, उस टाइम पे हमें कहा गया कि कुछ भी हो जाए आपको इलेक्शन ड्यूटी में कुछ नहीं बहाना, आप कितना ही कुछ भी कर लो, मेडिकल भी बनवा लोगे ना तब भी आपकी नौकरी पे बात आ जाएगी। तब हम प्रोबेशन में थे, तो ये बताया गया था हमें कि कुछ भी करके इलेक्शन की ड्यूटी से आप नहीं बच सकते, ये आपको करनी पड़े, ये देश सेवा है। इसमें ये बहाना नहीं चाहिए जी मुझे तो सुबह सर में दर्द मिला, मैं लेट उठा, मेरी ट्रेन निकल गई, ये बहाने हैं और इसके खिलाफ बहुत बड़ा कोई एक्शन होता है अगर आप टाइम पे ना पहुंचे। इसलिए ज्यादातर लोग पता है क्या करते हैं, जब इलेक्शन ड्यूटी है शाम को चले जाते हैं, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग टाइम होता है सुबह 5 बजे का। सोनीपत से 5 बजे पहुंचना इम्पॉसिबल होता था, मतलब बहुत बड़ी दिक्कत आती थी। अब तो गाड़ी एक साधन हर घर में है, पहले गाड़ियां कहाँ थी। हमने खुद भी गाड़ी बहुत लेटेस्ट स्टेज में ली जब सैलरी बहुत बढ़ गई थी। ये सैलरी पता कब बढ़ी है, 2006 में। उससे पहले सैलरी को बहुत ज्यादा नहीं थी। पे कमीशन आया ना 2006 का, फिर एकदम से सैलरीज बढ़ी, फिर सबने घर घर में गाड़ियां देखी। जब तुम बहुत छोटे थे, 4-5 साल के, 2-3 साल के, तब गाड़ी इतना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। आज हर गांव में देखो तुम, हर गली में गाड़ी खड़ी रहती है। 2006 के पे कमीशन ने बहुत इजाफा किया था और अब तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया तनख्वाह है 16 के बाद से, क्योंकि हर 10 साल में आता है ना पे कमीशन। अब तो टीचर्स की लगते ही 54-55 हजार तो लगती ही सैलरी 2 साल में 62-64 हजार तक पहुंच जाती है। इंक्रीमेंट बहुत बढ़िया लगते हैं, जितनी अच्छी जॉब होगी उतना इंक्रीमेंट बढ़िया होगा, और जितना इंक्रीमेंट बढ़िया होगा उतनी आपकी सैलरी की स्पीड ज्यादा होगी बढ़ने की। अब जो लगता 25 पे है उसकी बढ़ने की स्पीड कम होती है, जो लगेगा 54 पे उसकी सैलरी बढ़ने की स्पीड ज्यादा होगी। चाहे एक साथ लगे होंगे, ये 4-5 साल भी कहेगा, बाद कहेगा मेरी 32,000 है, वो 4-5 साल बाद कहेगा मेरी 70 के हेरफेर में आने वाली है, क्योंकि उसका इंक्रीमेंट बड़े लगे ना। ये तो प्रतिशतता पे लगते हैं, जितना बड़ा आपका बेसिक होगा उतना बड़ा आपका इंक्रीमेंट होगा। चलो पढ़ेंगे अगला टॉपिक। राष्ट्रीय महिला आयोग तो शायद पढ़ा दिया था। कब बना महिला आयोग, अधिनियम कब आया, अधिनियम आ गया था 90 में, और फिर उस पर काम कब किया, 92। क्या नाम था पहली महिला आयोग की अध्यक्षा का, जयंती पटनायक। आजकल कौन है, रेखा शर्मा। इससे अगला 238 वाला कर लिया, देखना, पिछड़ा आयोग, ओबीसी, काका कालेकर, पढ़ा था हमने, लेकिन उनकी बात मानी नहीं गई। फिर किसकी बात मानी गई, फिर मानी गई वीपी सिंह की सरकार के टाइम, वीपी मंडल आयोग, जिसपे क्या सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। तुम्हें पता है आजकल फिर ये मामला उछल रहा है, सुना है तुमने, ओबीसी का मामला फिर से उछल रहा है। हाँ, आजकल ओबीसी के ऊपर फिर से बवाल मचा हुआ है। ये ओबीसी ना बहुत बड़ी बात बन गया। अब प्रेजेंट में क्या दिक्कत है, ओबीसी पे कुछ लोग ब्लेम लगा रहे हैं कि जी ओबीसी वाले आ गए। खुद कभी पुराने टाइम में, मान लो आज से 20 साल पहले जब ये बड़ी बात थी 1992 में, किसी ने ओबीसी के अंडर सिलेक्शन लेके और वो आईएएस बन गया 1992 में। 1992 का वो आईएएस, अब उसके बच्चे बड़े बड़े हो गए होंगे, अब वो फिर से चाहता है मेरे बच्चों को भी क्या मिल जाए, ओबीसी का आरक्षण। ये ठीक है या गलत है, गलत है। अब ये मुद्दा है आज प्रेजेंट में जो उठा हुआ है। अभी ये पिछले हफ्ते और 10 दिन से बहुत बड़ी बात बनी हुई है कि ओबीसी का आरक्षण अगर इस टाइप के लोग ले रहे हैं अपने बच्चों के लिए तो सरासर गलत है। ये कहाँ से बैकवर्ड क्लास है, जो 20 साल से आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, उसका बच्चा कहाँ से बैकवर्ड है। उसने देश के सबसे महंगे कीमती स्कूल में पढ़ाया होगा, सबसे बेस्ट इंस्ट्रक्टर रखे होंगे और उसकी कितनी बढ़िया रेपो रही होगी, वो कहाँ से ओबीसी है। अब ये बड़ा मुद्दा उछला है, आज जाके बेशक चेक करना, यूट्यूब पे और हर जगह अखबारों में भी था। अब कह रहे हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस
जो ग्रेड 1, देश में इससे बड़ी तो नौकरी नहीं है ना, जो इन पे बैठे हैं ना, इनके बच्चों को, इनकी अगली पीढ़ी को कौन सा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? और देखा जाए तो ठीक कह रहे हैं, इनको किस चीज का आरक्षण? भैया आरक्षण तो जो गांव में पिछड़ा आदमी बैठा है, जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, नहीं है उसके पास पैसे अपने बच्चे को महंगे स्कूल में पढ़ाने के, वो है आरक्षण का हकदार। अब ये सुप्रीम कोर्ट में चल रही है दोबारा से कवायद कि ओबीसी में क्रीमी लेयर को ठीक से पहचान के अलग कर दो। क्रीमी लेयर में वो लोग आते हैं जो लोग इसके हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। एक ये भी बात है, 8 लाख से ज्यादा जो साल के कमाता है वो कौन सा ओबीसी है? 8 लाख से ज्यादा का मतलब है महीने के इसको 50,000 से ज्यादा मिलते हैं, 60-70 हजार। तो जिसको 60-70 हजार मिलते हैं वो तो अपने बच्चे पाल सकता है, वो तो नॉर्मल स्कूल में पढ़ा सकता है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है, अब इस पे देखते हैं क्या करेगा। ये दोबारा से विवाद उछल गया, पहले 90s में नहीं उछला था, क्या नाम था उस औरत का, इंदिरा साहनी था शायद, जिसने भारत सरकार पे केस किया था। मैंने कई बार जिक्र किया, ये वीपी मंडल आयोग की रिपोर्ट वीपी सिंह ने लागू कर दी, कई लड़कों ने आत्मदाह किया, जल गए थे वो, जिंदा अपने आप को आग लगा ली। भाई ओबीसी का आरक्षण कितना बढ़ा दिया, 27%। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बिचौलिए का काम किया तो उसने 11 जजेस की बेंच बनाई, जिनमें से इसने कह दिया कि ठीक है, इन्होंने कहा ठीक है लेकिन क्रीमी लेयर को निकाल देना। क्रीमी ये जो बहुत रिच हैं, लेकिन ओबीसी का आरक्षण लेके एक बार फायदा कमा लिया, तो एक बार फायदा मिल गया, तुम आईएएस बन गए, तुम्हारे बच्चे किस चीज का फायदा उठा रहे हैं? और वो फायदा उठाएंगे तो फिर तो खत्म ही नहीं होगी ये चीज। ये बहुत अच्छा मुद्दा है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या बीच बचाव करेगा। पिछड़ा वर्ग आयोग कर लिया था हमने पूरा, ठीक है, कालेकर थे और ये थे। इसके बाद अगले पेज पर अनुसूचित जनजाति, ये किया था, नहीं किया। पहले ओम्बड्समैन वाला कराती हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो आसपास कहीं होगा लोकपाल, पेज 247 पे आ जाओ। लोकपाल और लोकायुक्त सुने हैं ये नाम? अच्छे तो नहीं है जितने होने चाहिए, पर नाम तो सबने सुनी रखे हैं। लोकपाल और दूसरा शब्द है लोकायुक्त। अब थोड़ी देर सिर्फ सुन लेना, कुछ भी नहीं है, अगर सुन लोगे और समझ लोगे तो बहुत आसान है, वरना टफ है। और अब ये क्योंकि है देश में इसलिए पूछ सकते हैं। लोकपाल शब्द बना है ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन, ओम्बड्समैन का मतलब होता है आम आदमी का जो ध्यान रखे, या कोई भ्रष्टाचार टाइप की कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसका निवारण करे, उसे कहते हैं ओम्बड्समैन। ये बहुत नया कॉन्सेप्ट था हमारे लिए। ये सबसे पहले आया था स्वीडन में, स्वीडन जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम, और स्वीडन जो कि स्कैंडेवियन कंट्री कहलाते हैं कई, स्कैंडेवियन कंट्रीज, इनमें स्वीडन है। 1809 में, बल्कि 1803 से काम चल रहा था, फिर 1809 में लिखित में आ गया कि हम अपने देश में ओम्बड्समैन बनाएंगे, जो बड़े बड़े गड़बड़ में बैठे हुए लोग जैसे पीएम है या कोई भी है, उनके भ्रष्टाचार को, उनकी गलतियों को पकड़ेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बड़ी पोस्ट पर बैठे आदमी से एक्सपेक्टेड होता है कि वो अच्छा रहेगा, न्याय करेगा। इंडिया में तो नहीं, लेकिन वर्ल्ड ऐसा मानता है। ये ओम्बड्समैन का टॉपिक आपने देखा, देखिए आपने भी कहा हम भी बनाएंगे, और आज नहीं कहा, इंदिरा गांधी के टाइम में कहा। एक आदमी है लक्ष्मी मल सिंघवी, मैंने कई बार नाम लिया, LM सिंघवी है ना, लक्ष्मी मल सिंघवी, इसकी वो भी आई थी ना, हाँ सिंघवी, क्या आई थी, इसकी कमेटी भी आई थी, लक्ष्मीमल सिंघवी, याद होगा ना, ये राजीव के टाइम में। ये आदमी रिटायर्ड जज है, इसको नॉलेज बहुत ज्यादा है। लक्ष्मीमल सिंघवी ने बहुत पहले 1963 में, जब तो हम आजाद हुए कुछ ही साल बीते थे, ये शब्द यूज किया था, और इन्होंने कहा था इंडिया में ओम्बड्समैन की तरह क्या बनाया जाएगा, लोकपाल। तो लोकपाल शब्द आपके देश में पहली बार 1963 में कान में गया कि कोई वर्ड होगा ये। इसके बाद ये इंदिरा गांधी का टाइम आएगा, इसके बाद, अभी तो खैर इसके पिताजी और शास्त्री जी का है। 66 आते आते और 68 आते आते इंदिरा गांधी देश की लीडर बन गई, और इंदिरा गांधी ने कहा हम लोकपाल को लागू करेंगे, इसके लिए हम कानून बनाएंगे, क्योंकि ये संविधान में तो नहीं है तो इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। लोकपाल लाने के लिए इंदिरा गांधी ने शायद दिखावटी तौर पर, कानून लाने के लिए पहले क्या पेश करना पड़ता है, बिल, जिसको आप कहते हैं विधेयक। आप खुद सोचो, इस टाइम इंदिरा गांधी लीड में थी, अकेली थी, कोई कंपटीशन में था ही नहीं। उस टाइम अगर इंदिरा सच में चाहती तो क्या बिल पास नहीं हो जाता? हो जाता ना, पर खींचना था इसको। 68-69 से खींचते 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 10 बार ये बिल पेश किया गया, 10 बार। और 10वीं बार जब कांग्रेस की सरकार को पिछले टेन्योर में फील हुआ कि हमें जाना है, तो
तो दिखावटी तौर पर 2013 में इसको 10वीं बार पेश करके और लोकसभा से भी पारित करा लिया और राज्यसभा से, और किसके पास पहुंचा दिया? 1 जनवरी 2014 में तो सरकार हटनी है, इलेक्शन होने हैं। 1 जनवरी 2014 को इस पे राष्ट्रपति ने साइन कर दिए कि भाई अब आज के बाद कानून बन गया और देश में क्या बनाया जाएगा? लोकपाल। आप खुद सोचो कितनी दिखावट की गई, क्योंकि हम ये मानते कि नहीं बना, अगर बराबरी की टक्कर में कोई होता। जब ये कानून लाने के लिए पेश किया गया बिल, तब तो आपकी अकेले की सरकार थी, कांग्रेस की अकेले की सरकार, तब तो कोई था ही नहीं। ये तो 77 में नई पार्टी बनी है, जनता पार्टी, वरना कोई भी नहीं था ऑपोजिशन में। फिर हम देखें इसके बाद भी लंबे टाइम तक कांग्रेस रही है। अगर 68 से देखो 77 तक अकेली थी, 80 से 89 तक अकेली थी, 91 से 96 अकेली, 2004 से 2014 तक अकेली। तो अगर सच में पारित करना होता तो कोई रोक सकता था क्या? नहीं। लेकिन ये सब दिखावट चली। 10 बार ये पेश हुआ, बहस हुई, फिर ठंडे बस्ते में, फिर पेश, फिर बहस, फिर ठंडे। फाइनली पता था अब जाना है हमें, तो जाते जाते पार कर गए कि भैया देखो लोकपाल ले आए हम, और लोकपाल हमने कितना अच्छा किया, क्योंकि अब प्रधानमंत्री के गर्दन पे भी हाथ आ सकता है लोकपाल का। लोकपाल बहुत बड़ी संस्था है। आपके इंडिया में जाते जाते ये इसको कर गए। अब नई सरकार आई, नई सरकार थोड़ी चाहेगी कि लोकपाल काम करे, उसने काम नहीं किया। 14 में 1 जनवरी को पारित हुए, हस्ताक्षर हुए बिल पर पूरा 14 गया, 15 गया, 16 गया, 17 गया, 18 गया, 19 में जब नए इलेक्शन आए तो मोदी जी ने दिखाया कि देखो हम, कांग्रेस ने जो लोकपाल लाया था हम उसको काम करेंगे, और मार्च 2019 में आपके देश में लोकपाल बन गया। अगर सच में बीजेपी बनाने वाली होती तो 14 से 19 इनको टाइम नहीं मिला। ऐसे ही तो वो थे और ऐसे ही ये सब एक जैसे हैं। इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि बनाने की इच्छा ना उनकी थी और ना इनकी। इनकी होती तो 14 में इनकी सरकार मई जून में आ गई थी, ये बना नहीं देते क्या? ये 19 में एक मोहरा चलते हैं अपना कि देखो जनता, हम तो तुम्हारे लिए क्या बना रहे हैं? लोकपाल। ये लोकपाल हमें क्यों इम्प्रेस कर रहा है? क्योंकि इस लोकपाल का कॉन्सेप्ट बहुत साफ और अच्छा है। लोकपाल बेसिकली एक संस्था है, कोई एक नाम नहीं है, जिसमें 1 + 8 यानी टोटल मिला के 9 जजमेंट कभी भी बराबरी की संख्या नहीं कर सकती। अगर 8 करेंगे ना तो 4 खड़े हो जाएंगे, बात फिर बिगड़ेगी। इसलिए या तो 7 रखो या 9 रखो या 11 रखो या 13। इसमें कितने रखे गए? 9। इस 9 में एक है लोकपाल का अध्यक्ष या सभापति, और इसकी वैल्यू आपके देश के सीजेआई जितनी है। सीजेआई की वैल्यू तो काफी ऊंची है ना, 6ठे नंबर पे आता है सीजेआई देश की वरीयता अनुसूची में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इन सबके बाद 6ठे नंबर पर कौन आ जाता है? तो आप सोचो ये आदमी कितना बड़ी पोस्ट पे बैठा है। अब ये बनेगा कौन? तो कहा कि बनने के लिए मिनिमम एज इस संस्था में किसी को आना है। पहली चीज तो कौन आएंगे? तो कह दिया इसके 50% लोग होंगे जो न्यायिक पृष्ठभूमि से होंगे, यानी वो लोग या तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जज रहे होंगे, पहली कंडीशन। तो इससे ये समझो कि मंत्री नहीं आएगा, बहुत अच्छी बात है। दूसरी कंडीशन, इसमें एससी होगा एक आदमी, एक एसटी होगा, एक ओबीसी, एक महिला, ये कंपलसरी है, और एक अल्पसंख्यक, ताकि सबको मौका मिले। भाई औरतों का भी आरक्षण ऐसा सच नहीं है, लेकिन कह दिया एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी, एक माइनॉरिटी और एक महिला। 5 तो यही हो गए, 9 में से 5 ही आएंगे। इसके बाद कह दिया जो इसका मेंबर बनेगा उसकी कम से कम एज होनी चाहिए 45 साल। कितनी एज होनी चाहिए? और इस 45 साल में उसका 25 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, यानी वो 20 साल से काम पे लग गया हो। वो 20 साल से एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करेगा, तब वो 45 का होते होते कितने साल का एक्सपीरियंस होगा? 25 का। इससे एक बात तो क्लियर है कि इसमें पॉलिटिशियंस नहीं आ सकते। फिर एक और बात कही, ये कहा जो इसमें से रिटायर होगा, यहाँ से जो रिटायर होगा, इनकी रिटायरमेंट की एज बता दी 70 साल। ये कहा रिटायरमेंट के बाद दोबारा नहीं बन सकता, न लोकपाल बन सकता, न रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन लड़ सकता, न किसी लाभ के पद पे जा सकता। तो इससे ये बात 100% कंफर्म हुई कि पॉलिटिशियन कोई नहीं आएगा, क्योंकि उसको तो इलेक्शन लड़ना है। ये सब चीजें दिखा रही हैं कि बहुत साफ सुथरा सा कोई ऐसा आदमी। और एक और कंडीशन ये कह दिया, जिसपे आज तक कोई केस ना हुआ हो, अगर उसके खिलाफ कहीं एफआईआर है तो वो नहीं, उसके ऊपर केस है ना, तो वो नहीं एलिजिबल है। आज तक केस ना हुआ हो, उसने कभी भी किसी भी क्राइम में लिप्त ना रहा हो, यानी ऐसी छवि जो बिल्कुल साफ सुथरी, पवित्र और बहुत तेज दिमाग आदमी की है, वो इस संस्था का मेंबर बनेगा।
सुन के लग रहा है ना बहुत तगड़े, बहुत समझदार, बहुत लायक लोग, लेकिन इन सबके पीछे लिख दिया कि इनको बनाने की पावर आपके देश के पीएम के हाथ में है। तो जैसे ही पीएम के हाथ में पावर आई तो जो मोदी मोदी या जो कांग्रेस चिल्लाएगा वही बन पाएगा। पीएम बनाएगा और पीएम क्या करेगा, पीएम के साथ इसके कुछ कैबिनेट मंत्री होंगे। कैबिनेट से पहले ये कहते हैं सीजेआई को भी ले लेंगे, तो आप सब जानते हो सीजेआई को भी आजकल घुट्टी पिला के कोशिश करते हैं कि हमारे फेवर में रहे। तो पीएम प्लस सीजेआई प्लस कहते हैं तुम चिंता मत करो, हम विपक्ष के नेता को भी लेंगे। तो आजकल तो हमारा विपक्ष का कोई नेता ही नहीं है, वैकेंट, कोई सीट की जरूरत नहीं है। फिर ये कहते हैं तुम और चिंता मत करो, लोकसभा के स्पीकर को भी ले लेंगे। ठीक है, 5 आदमी होने चाहिए ना, 1 2 3 4, कहते हैं 5वें को राष्ट्रपति इनसे पूछ के बनाएगा, तो इन्हीं का आदमी होगा वो। अब एक चीज ध्यान से देखो, इन सबके ऊपर रिपोर्ट बनानी है लोकपाल को, उसको बताना है ये चीटिंग करता है नहीं करता, ये चीटिंग करता है, ये चीटिंग करता है, ये। तो ये किसको बनाएंगे, अपना आदमी जो इसके बारे में सच बोलेगा या झूठ बोलेगा। यहाँ आके इंडिया पिछड़ जाता है। इंडिया की देखो पिक्चर कितनी अच्छी कि वाह भाई ऐसा आदमी, इतना एक्सपीरियंस, इतना नॉलेज, जिसने सुप्रीम कोर्ट में काम कर रखा है, जिसने हाई कोर्ट में काम कर रखा है, जिसपे कोई क्राइम नहीं, कोई केस नहीं, जिसने कि बहुत बढ़िया 25 साल का रिच एक्सपीरियंस है। उम्र कितनी है उसकी, 45 साल, और रिटायरमेंट के बाद ना कोई पॉलिटिक्स में जाएगा, यानी वो बहुत अच्छा आदमी होगा पहले भी और बाद में भी। इतनी खूबसूरत छवि को ये धब्बा लगा देते हैं कि उसको बनाएगा कौन, हम। और तुम जैसे हो ऐसा तुम वैसे ही आदमी बनाओगे। तो इन सबको देख के लगता है कि ये सब भी दिखावट है। फिर कहा कि क्या काम करेगा लोकपाल, तो कह दिया लोकपाल सबके ऊपर नजर रखेगा, हर आदमी के ऊपर, और कोई भ्रष्टाचार करता मिला तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। इसके अपने कोर्ट होंगे, लोकपाल के अपने खुद के कोर्ट होंगे, और उन कोर्ट में 1 महीने से 3 महीने में केस का निपटारा होगा। मान लो प्रधानमंत्री मिलता है किसी गलत काम में, भ्रष्टाचार में, आरोप में फंस गया, और ओम्बड्समैन या लोकपाल ने ये फील किया कि हाँ गलत कर रहा है, इसने केस कर दिया अपने कोर्ट में, आ जाओ जी पीएम आपके खिलाफ ये है। यहाँ पूरी सुनवाई चली और 1 से 3 महीने में सजा, केस फारिग, भैया खत्म। कितनी अच्छी बात है अगर ऐसा हो। लेकिन इसमें पता क्या लिखा है कि पीएम के कुछ मामलों पर ये बोल नहीं सकता, और वो कुछ मामले कौन से होंगे, पैसे के मामले, और सब पे बोलेगा, पैसे पे नहीं बोलेगा। तो पीएम तो हो गया फ्री। इसी तरह मंत्री हैं, ये सुनने में बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। सारे मंत्री, सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स, चाहे वो A B C D या O किसी भी ग्रेड के हो, यानी IAS IPS DSP SP DM CM, जितने लोग हैं, जितने तुम जानते हो ना बड़े आदमी, उन सबके खिलाफ इस कोर्ट में सुनवाई होगी। ये कोर्ट हमारा कोर्ट नहीं है, किसका कोर्ट है ये, लोकपाल का। और लोकपाल के कोर्ट में कितने महीने के अंदर आ जाएगा सब कुछ। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोकपाल को बनाने वाले जो आदमी हैं, ये केस उन पे ही कर सकता है। तो उन पे क्यों करेगा ये केस। इन कोर्ट में जो सजा मिलेगी, अगर मान लीजिए किसी के खिलाफ हो गया, किसी सीएम के खिलाफ हो गया, हाँ भाई इसने ना 10 करोड़ रुपए का या 10,000 करोड़ का गबन कर दिया, तो इसको ये परमिशन है कि उस कंडीशन में आप इससे 10,000 करोड़ निकालो। अब ये कह देगा जी नहीं है, मेरे तो खत्म हो गए, मेरे तो खर्च हो गए, तो इसकी जितनी संपत्ति है ना उसको नीलाम कर दो। ये इस कोर्ट को इतना इसको एक दिया गया, इतनी बड़ी पावर कि आप अपने देश का पैसा कहीं से भी निकालो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम फिर वहीं आती है कि इनको बनाने की सारी पावर किसके हाथ में दे रखी है, सीएम। यहाँ जाके फील होता है कि कुछ गड़बड़ है। अगर ये पावर कुछ ऐसी हो ना कंपटीशन के थ्रू, और इन पे कोई ब्लेम ना लगा पाए इस पर जो ये ओम्बड्समैन है, तो देश काम करेगा। इसीलिए हम पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हमारा फाइनली सब कुछ अच्छा जाके भी एक आदमी के हाथ में पकड़ा दिया, पीएम। पीएम जिसको लोकपाल बनाएगा वो कैसे पीएम से गद्दारी कर जाएगा। पीएम कहेगा नहीं भाई मेरा नमक खा रहा है, देख ले तो क्या लिखेगा रिपोर्ट में। वो लिख ही नहीं पाएगा कि पीएम ने गलत किया। 7 साल पुराने केस नहीं खुलेंगे, 7 साल तक ओम्बड्समैन केस खोल सकता है। जैसे अब देखें 2021 चल रहा है, तो आप ये लगा लो कितने के बाद 2014 से पुराने केस को पैसा खा गया, भ्रष्टाचार नहीं खुलेगा। 7 साल तक के केस खुल सकते हैं, ये तो एक नियम है। खैर सरकारी नौकरी में भी ना, आप जिस भी नौकरी में हैं आपका उस पर ऑडिट होता है। ऑडिट सिर्फ 5 साल का होता है। अगर मान लीजिए कोई टीचर ही है, जैसे मैं ही थी, मैंने 2015 में नौकरी छोड़ दी, तो 5 साल बाद मुझसे उस नौकरी से जुड़ा कोई सवाल पूछ नहीं सकते। अगर जब मैंने नौकरी छोड़ी 2015 में अक्टूबर लास्ट में, और मान लो 2016 में कोई ऑडिट हो जाता और जिसमें मेरे पास कोई चार्ज होता, मान लीजिए मेरे पास लाइब्रेरी का चार्ज था, तो मुझे सारा लाइब्रेरी में कितनी किताबें कितने हजार की आई, क्योंकि लाखों का काम होता है
लाइब्रेरी में, एक किताब कई कई 100 रुपए की आती है। अब मान लीजिए 1 लाख की किताब गायब है, ऑडिट होता है तो एक एक पन्ना चेक करते हैं, वो एक एक किताब पतली पतली चंपक और नंदन भी गिनी जाती है, सारा रिकॉर्ड देखा जाता है। किसी कारण से 1 लाख की किताब गायब है 2016 में, तो मैंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन मेरे ऊपर अभी कार्यवाही होगी कि भाई मैंने क्यों नहीं ध्यान रखा 1 लाख की किताब कहाँ गई, और मुझे नौकरी छोड़ने के बावजूद वहां जाके जवाब दे के आना पड़ेगा रिटन में कि 1 लाख की किताब गई तो मेरे अंडर से गई। यानी आप कितने साल तक सरकार के काम के प्रति उत्तरदायी हैं? 7 साल, कहीं 5 कहीं 7। और ऐसे ही स्कूल्स में ना 35 साल का रिकॉर्ड रखना होता है किसी बच्चे का। अब तुम जितने बैठे हो ना यहाँ, तुम्हारे पहली क्लास का रिकॉर्ड जब तक तुम 35 के नहीं होगे ना, या तुम 40 के, क्योंकि 5 साल में बैठे होगे तुम, 35 साल का पुराना रिकॉर्ड किसी भी स्कूल से मांगा जाए तो वो ये नहीं कहेगा जी मेरी फाइल गुम हो गई या मुझे नहीं पता। क्योंकि कितनी बार क्रिमिनल जो फंसते हैं ना, उनकी एज के लिए स्कूलों में जाते हैं, ये पता है तुम लोगों को। क्योंकि कोई भी कह देगा जी मैं तो 17 साल का हूँ क्राइम करके, और मान लीजिए वो 18 से 2 दिन ऊपर है, तो उसकी एज निकालने के लिए, क्योंकि मेरे स्कूल में कई बार ऐसा हुआ कि ऐसे आते थे वो लोग कि भाई इस लड़के ने क्राइम किया है, अगर वो 18 से कम है तो फिर तो जुवेनाइल में लेके जाएंगे, और 18 से ऊपर है तो फिर कोर्ट में लेके जाएंगे, तो उनके सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं। तो 35 साल तक सरकारी संपत्ति को आपको मेंटेन करना है। और अगर इनको देखें पीएम और इन सबको कितने साल? 7 साल। 7 साल पुराने भ्रष्टाचार में कोई नहीं फंसना, 7 साल से नए नए भ्रष्टाचार में कोई भी फंस सकता है। जल्दी से देखो ऑम्बड्समैन, लोकपाल और लोकायुक्त। टाइम हो गया लेकिन बस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर बाकी कल करेंगे। पेज 247 पे आ जाओ। लोकतंत्र की सफलता और सामाजिक आर्थिक विकास की प्राप्ति नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निवारण पर, यानी आपकी शिकायत कितनी जल्दी निपटाई, इससे आपके लोकतंत्र का फायदा दिखता है। चौथी लाइन टिक करना, ऑम्बड्समैन प्रशासनिक न्यायालय प्रणाली। स्वीडन में सबसे पहले 1809, काम का पॉइंट है 1809 ऑम्बड्समैन की स्थापना, ये स्कैंडिनेवियाई देश है। भारत में ऑम्बड्समैन को लोकपाल के नाम से जाना जाता है। ये नाम किसने दिया? LM सिंघवी, लिख लो यहाँ, LM सिंघवी, लक्ष्मी मल सिंघवी, उन्होंने ये वर्ड दिया था लोकपाल 1963 में। आगे पढ़ो, फिनलैंड में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, ब्रिटेन में, मतलब सारे देशों में धीरे धीरे करके ये आ गया। अगला पॉइंट टिक करना, ऑम्बड्समैन का अर्थ है, ऑम्बड्समैन को नौकरशाही की शक्तियों के दुरुपयोग के संबंध में नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों की खोज करने के लिए कमिश्नर कहा गया। यानी कौन अपनी शक्ति का मिसयूज करता है? नौकरशाही। कौन होती है नौकरशाही? ब्यूरोक्रेट्स, IAS, IPS, IFS, ये सब ब्यूरोक्रेट्स हैं। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना, भारत में ऑम्बड्समैन के लिए लोकपाल शब्द का सबसे पहला प्रयोग 1963 में लोकसभा के सदस्य रहे LM सिंघवी, लोकसभा के निर्दलीय सदस्य थे, इसका मतलब बिना किसी दल के बन गए थे। ये क्या रहे थे पेशे से? ये जस्टिस रहे हैं, जस्टिस रहे हैं ये। आगे टिक करना, लोकसभा के निर्दलीय। नेक्स्ट पॉइंट, 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, इसकी स्थापना की गई। के हनुमंतैया को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। अगले पॉइंट की थर्ड लाइन टिक करना, केंद्र में एक लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों की स्थापना पर जोर दिया गया। पहला लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 1968 में लोकसभा में पेश किया गया। किसकी सरकार थी ये? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी बहुमत की सरकार में बैठी थी, अगर चाहती तो 69 में पास करा के बना देती। और फिर यही खेल जो है किसने चला? बीजेपी ने। सब एक जैसे हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, 2 लाइन छोड़ के इसकी, जहां खत्म किया पेश किया के बाद, विचार विमर्श और जन आंदोलन के बाद लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक को राज्यसभा द्वारा दिसंबर 2013 और लोकसभा द्वारा दिसंबर 2013 को पारित कर दिया गया। तो मैं याद नहीं, अन्ना हजारे का वो आंदोलन, सब दिखावट थी, बस समझ में नहीं आती लोगों को, ये सब प्री प्लान था आप पार्टी इतनी ऊपर उठाने का। इसके बाद आगे टिक कर लो, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हस्ताक्षर के बाद 1 जनवरी 2014 से ये कानून के रूप में आ गया। अच्छा, कानून तो 2014 में बन गया, और फिर इस पे काम कब किया? मार्च 2019 में। तो 5 साल कहाँ सोए रहे? लिख लो यहाँ, लिखो 19 मार्च 2019 को अस्तित्व में आया। अगर ये बनाने वाले होते ना असली की भैया हमें बनाना है, तो ये 69 में बना देते या फिर 2015-14 में बना देते, इनको बनाना ही नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, इसके मुख्य बिंदु, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 एक भ्रष्टाचार विरोधी, अंडरलाइन कर लो, निगरानी समिति बनाने की अनुमति देता है।
कुछ सुरक्षा उपायों के साथ, अंडरलाइन करना, प्रधानमंत्री का पद आएगा इसमें, मंत्रीगण, संसद सदस्य, ए बी सी और ओ होते हैं फील्ड ऑफिसर, श्रेणी के अफसर, केंद्र सरकार के अफसर भी इस दायरे में आ जाएंगे। तो सबको दायरे में ले लिया, पर दिक्कत क्या कर दी, इनको बनाने वाले कौन हैं, यही जिनके ऊपर रिपोर्ट लिखनी है। लास्ट के 3 पॉइंट करते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। इस प्रावधान के अनुसार, अंडरलाइन करना, केंद्र स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त। अब तुम्हारा लोकपाल कौन है, पिनाकी चंद्र घोष, लिख लो यहाँ, लिखो वर्तमान में पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष, ये पहले लोकायुक्त, ये लोकपाल हैं इंडिया के। लोकायुक्त होता है राज्य का। अगला पॉइंट टिक करो, लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम कितने सदस्य होंगे, 8। ये 1+8 है, टोटल कितने हो गए, 9। लिख लो यहाँ 1+8। 1 कौन होना चाहिए, जो सभापति अध्यक्ष, किसकी बराबरी का होगा, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई का। उसको ज्ञान है, तभी तो न्यायिक पृष्ठभूमि है। ये टिक कर लो। अध्यक्ष उसी व्यक्ति को बनाया जाएगा जो भारत का या तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा या सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। यानी सुप्रीम कोर्ट का आदमी ही क्या बनेगा, भारत का लोकपाल का अध्यक्ष। लोकपाल एक आदमी है या संस्था है, कितने आदमी हो सकते हैं, 1+9, 1+8 सॉरी। इन 8 में से औरत भी होनी चाहिए, एससी भी, एसटी भी, ओबीसी भी, माइनॉरिटी भी। और जो अध्यक्ष होगा उसकी बराबरी किसकी होगी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। क्या सरकारी नौकरी वाला बन सकता है ये सरकारी नौकरी वाला बन सकता है, लेकिन भाई न्यायाधीश टाइप के काम में रहा हो। नेक्स्ट चेक कर लो, लोकपाल के सदस्यों में आधे सदस्यों को, ये अंडरलाइन कर लो, न्यायिक पृष्ठभूमि से होना चाहिए, यानी कम से कम 4 आदमी न्यायिक, 4 से 5 आदमी। इसके अलावा कम से कम आधे सदस्य एससी, एसटी, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होने चाहिए। ठीक है, चलो चयन समिति कल पढ़ेंगे इसकी।